एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हमारा क्वेश्चन है कि क्या हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल जो होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं। देखो, जो हमारे सेल होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही गैल्वेनिक सेल बोला जाता है, इसे ही डैनियल सेल भी बोला जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट करी जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट करी जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, हम इसे लिखेंगे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन कर सकते हैं, द सेल इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करी जाती है, इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, किसके अंदर कन्वर्ट करी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करी जाती है। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं द सेल इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करा जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू किसके अंदर कन्वर्ट करा जाता है, केमिकल एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी। अब देखो, क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों सेल्स का हम इस्तेमाल कहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस्तेमाल, जो ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनका यूज़ किया जाता है जो हमारे रिमोट की जो बैटरीज होती हैं, जैसे रिमोट नहीं होता है हमारा टीवीओ का, उनमें जो सेल्स होता है मेनली वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनका इस्तेमाल किया जाता है रिमोट बैटरी के अंदर। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं, जो हमारे फ़ोन में जो बैटरी डलती है उसको जब हम चार्ज करते हैं तब वो किस तरीके का बिहेव करती है, तब वो बिहेव करती है एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। तो आप इसमें यूज लिख सकते हैं चार्जिंग द फोन। अब इसी जो आपका एग्जाम्पल है, जो ये चार्जिंग द फोन मैंने लिखा है, यही आपके इस क्वेश्चन का जवाब देगा कि क्या हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। उससे पहले हम ये जो सेल पढ़ रहे हैं उनमें हम क्या बताते हैं कि इनके साइन कन्वेंशंस क्या क्या होते हैं। देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उनके जो साइन कन्वेंशन होते हैं, साइन कन्वेंशन से हम क्या समझते हैं, जो हम इसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि एक जो इलेक्ट्रोड होती है वो एनोड की तरह काम करती है और दूसरी जो इलेक्ट्रोड होती है वो किस तरीके का काम करती है, कैथोड की तरह। जैसे हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था, हमने पढ़ा था डैनियल सेल के बारे में। इस तरीके की हमने सेल बनाई थी, ये एक इलेक्ट्रोड ली थी हमने, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे ली थी, ये जिंक की इलेक्ट्रोड थी, ये किसकी थी, कॉपर की इलेक्ट्रोड थी। इसको इसी के सॉल्यूशन के अंदर क्या किया गया था, डिप किया गया था। यहाँ पे जो सॉल्यूशन था वो था जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, यहाँ पे था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। फिर इसको आउटर वायरिंग के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया था और फिर इसको इंटरनल वायरिंग के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया था, जिसे हम सॉल्ट ब्रिज कह रहे थे। और यहाँ पे जो ये वाली जो इलेक्ट्रोड थी वो हम कह रहे थे कि ये एनोड की तरह काम करती है और ये वाली जो इलेक्ट्रोड थी ये काम करती है कैथोड की तरह। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन में क्या बताना है कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है उसके अंदर जो एनोड होता है उस पे क्या होता है, उस पे होता है ऑक्सीडेशन। हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करता है एनोड के ऊपर, और इसका जो चार्ज होता है इसमें वो होता है नेगेटिव। और दूसरा जो हमारा कैथोड है, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर क्या हो रहा था, उसके ऊपर हो रहा था रिडक्शन, और इसका जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है, वो होता है पॉजिटिव चार्ज। ये हमने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इनके साइन कन्वेंशन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कैसे, यहाँ पे जो एनोड होता है, एनोड पे होता तो ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे उल्टा हो गया ना, यहाँ पे जो एनोड का जो चार्ज था वो नेगेटिव था, लेकिन इसके अंदर जो एनोड का चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। और जो इसके अंदर जो कैथोड का चार्ज होता है, कैथोड पे देखो होता तो रिडक्शन ही है, लेकिन इसका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है।
तो बस ये दो इसके मेन डिफरेंसेस होते हैं। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि क्या हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई। हम इसको समझते हैं एक आसान से एग्जांपल से कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में फोन है और फोन के अंदर क्या डलती है, बैटरी डलती है। तो बैटरी जब फुल चार्ज हो जाती है तो क्या करते हैं, हम उसको चार्जिंग से हटा देते हैं और चार्जिंग से हटाने के बाद में वो जो बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, वो केमिकल जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है वो बैटरी, उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक एनर्जी के अंदर और फिर हम फोन को चलाते रहते हैं और तब तक चलाते हैं जब तक बैटरी क्या नहीं हो जाती, कंप्लीटली डाउन नहीं हो जाती। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि केमिकल एनर्जी को यूज किया जा रहा है एज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये केस किसमें होता है, ये केस होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। तो अभी यहां पे जो आपके फोन के अंदर जो बैटरी है वो काम कर रही है एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। अब क्या हो, अब वो बैटरी क्या हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। डाउन होने के बाद में आप क्या करते हैं, चार्जर लाते हैं और उसे चार्ज करने लगा देते हैं। अब हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं ताकि वो चार्ज हो जाए और चार्ज होने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाए, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पे क्या किया जा रहा है, यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो ये कौन से केस के अंदर होता है, ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होता है। तो अब जो आपके फोन की बैटरी है वो किसकी तरह काम करने लगी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर काम करने लगी। तो अब यहां पे हमारे दो केस बन जाते हैं कि अगर बैटरी क्या हो रही है, फुल चार्ज है, तो वो एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम कर रही है, और जब बैटरी डाउन है और हम उसे बाहर से सप्लाई दे रहे हैं तो किसकी तरह बिहेव करने लग जा रही है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लग जा रही है। तो अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। हमने यहां पे क्या बना रखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रखा है। अगर मैं इसे किससे कनेक्ट करवा दूं, बाहर किसी बैटरी से कनेक्ट करवा दूं, देखो इस तरीके से, जैसे मैं कह दूं यहां पे कोई बैटरी कनेक्ट करवा दी मैंने इस तरीके से, और यहां पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये मैंने कनेक्ट करवा दी, ठीक है। और ये जो बैटरी है, बैटरी क्या करती है, फिर इसको सप्लाई देती है। कब सप्लाई देती है, जब ये काम करना बंद कर देती है। तो हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, देखो इसकी जो वोल्टेज होती है वो 1.1 वोल्टेज ये प्रोड्यूस करता है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो गैल्वेनिक सेल, जो डैनियल सेल है आपका, वो वोल्टेज प्रोवाइड करता है 1.1 वोल्टेज की। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, देखो ये वाली क्या है, एक्सटर्नल वोल्टेज है। वो कहता है कि अगर जो आपकी एक्सटर्नल वोल्टेज दी जा रही है, देखो ये क्या है, एक्सटर्नल वोल्टेज है। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से क्या निकल जाती है, कम निकल जाती है। देखो अगर एक्सटर्नल वोल्टेज जो बाहर से दी गई जो वोल्टेज है, अगर वो 1.1 वोल्टेज से क्या हो, कम हो, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो अंदर वाली जो वोल्टेज है, यानी जो केमिकल एनर्जी है वो ज्यादा है। और केमिकल एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो वो किसकी तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करती है। देखो यहां पे हो रही है ना कन्वर्ट, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर एक्सटर्नल जो वोल्टेज है अगर वो 1.1 वोल्टेज से कम है, तो इसका मतलब क्या है कि केमिकल एनर्जी पहले से ही ज्यादा है, और केमिकल एनर्जी ज्यादा है तो हमें बाहर से चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे जो ये सेल काम करता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। देखो हमने यहां पे ये एरो लगा दी कि यहां पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा। लेकिन सेकंड केस में वो कहता है कि जो ये एक्सटर्नल वोल्टेज दी जा रही है, अगर ये किसके बराबर हो, इसके द्वारा प्रोड्यूस की गई वोल्टेज के बराबर हो, और ये कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, 1.1 वोल्ट। तो यहां पे सेकंड केस क्या बनता है कि अगर एक्सटर्नल वोल्टेज किसके बराबर आ जाती है, 1.1 वोल्टेज के बराबर आ जाती है, जो हम यहां से दे रहे हैं, अगर ये इसके बराबर आ जाती है तो सेल क्या कर देगी, काम करना बंद कर देगी। देखो दोनों तरफ से सेम वोल्टेज आएगी तो क्या हो जाएगा, सेल काम करना बंद कर देता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेल स्टॉप्स वर्किंग, सेल स्टॉप्स वर्किंग। और थर्ड केस में आपका क्या आ जाएगा, थर्ड केस में वो कहता है कि यहां पे जो ये आपको एक्सटर्नल वोल्टेज दी जा रही है, देखो थर्ड केस में यहां पे लिख रहा हूं कि अगर जो एक्सटर्नल वोल्टेज दी जा रही है वो 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाती है, 1.1 वोल्ट से अगर ज्यादा हो जाती है, तो ये कब होगा, जब फोन की जो बैटरी में क्या कह रहा था, जब फोन की बैटरी डेड हो रही थी, तो डेड हो रही थी तो हम उसे क्या कर रहे थे, बाहर से सप्लाई दे रहे थे। और जब बाहर से सप्लाई दे रहे थे तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहा था, एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव कर रहा था। तो वही केस यहां पे हो जाता है कि जब एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्टेज से, यानी इसकी वोल्टेज से अगर ये ज्यादा हो जाती है तो वो चार्ज होना शुरू कर देगा, और चार्ज होना शुरू कर देगा तो इस केस में जो सेल बिहेव करेगा वो कैसे बिहेव करेगा, एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पे इस केस में ये सेल बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बस इसके लिए आपको जो एक्सटर्नल वोल्टेज देनी पड़ेगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वोल्टेज से ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बस यही आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिगार्डिंग। तो उससे पहले मैं इसे साफ कर देता हूं।
टॉपिक का नाम है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल मेनली हम किसको कहते हैं, वोल्टेज को कहते हैं। तो इस टॉपिक को हम मेनली डायग्राम से ही समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, एक कंटेनर है, उसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, एक मेटल की इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। हम किसकी इलेक्ट्रोड ली है, हमने कोई मेटल मान लेते हैं कि कोई भी मेटल है उसकी इलेक्ट्रोड ली है और उसे डिप्ड किया गया है उसी के आयंस के सॉल्यूशन के अंदर। जैसे हम जिंक ले रहे थे, जिंक मेटल की रॉड ले रहे थे, उसको हम डिप्ड कर रहे थे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। उसी तरीके से मैंने कोई मेटल ले ली और वहां पे मैं क्या कर रहा हूं, उसे डिप्ड कर रहा हूं उसके आयन के सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी कंसंट्रेशन मैं मान के चल रहा हूं 1 मोलर। ये मैंने मान ली कि 1 मोलर का कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैंने ये डिप्ड कर दिया। यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड है ये काम कर रही है एज एन एनोड का। और एनोड पे क्या होता है, एनोड पे मेनली जो चार्ज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, वो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का अगर ये जो रॉड है और एनोड के ऊपर हमेशा ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और अगर ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना लेगा, Mn पॉजिटिव बना लेगा, यानी मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज की स्पीसी है वो कहां डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज ज्यादा होगा, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। और रॉड के ऊपर तो चार्ज कौन सा होगा, रॉड के ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे एनोड की तरह ये बिहेव कर रहा है। सिमिलरली हम एक और कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर मैं फिर से एक मेटल की इलेक्ट्रोड लेता हूं और इस मेटल की इलेक्ट्रोड को मैं डिप्ड कर देता हूं उसी के आयंस के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो काम कर रही है एज एन कैथोड का। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो कैथोड के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। और कैथोड पे होता क्या है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, मेटल बना लेगा, सॉलिड फॉर्म में बना लेगा। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कहां से आते हैं, ये ट्रांसफर करता है, जैसा कि हमने गैल्वेनिक सेल के अंदर पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस मेटल का जो पोटेंशियल होगा और इसके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल होगा, इन दोनों के पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिमिलरली यहां पे भी जो मेटल का जो क्या होगा, पोटेंशियल होगा, और यहां पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है आपका उसका पोटेंशियल होगा। इन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे, आप लिखेंगे the potential difference between किसके अंदर, इलेक्ट्रोड के अंदर, between इलेक्ट्रोड किसकी है भाई, मेटल की है, तो आप मेटल भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, एंड इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड, वो क्या होगा आपका, वो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, देखो क्या कह सकते हैं हम इसे, जैसे यहां पे इलेक्ट्रोड क्या करना पसंद कर रही है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद कर रही है, और यहां पे इलेक्ट्रोड क्या करना पसंद कर रही है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पसंद कर रही है। तो यहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, और वो क्या होगी, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, द टेंडेंसी का मतलब होता है उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, वो भी क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन और टू गेन द इलेक्ट्रॉन, कब वो एक्सेप्ट या कब वो लूज करेगा, जब उसे डिप्ड किया जाएगा उसी के आयन के सॉल्यूशन के अंदर। तो आप लिख सकते हैं टू गेन द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज केप्ट इन इट, उसे रखा जाता है केप्ट इन इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसे भी आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो अब यहां पे इलेक्ट्रोड की दो क्षमताएं बन गई, एक तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद कर रहा है, दूसरा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद कर रहा है। तो इन्हीं के आधार पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है, एक तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसे करने से पहले मैं इसे एक बार साफ कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन लूज करने
और इलेक्ट्रॉन गेन करने के आधार पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीकों का होता है। एक होता है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा होता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। सेकंड क्या होता है आपका? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल। अब देखो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या थी हमारी कि द रिएक्शन विच लूज द इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उसे हम कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। तो इसी के आधार पे हम इनकी डेफिनेशन भी बता सकते हैं कि द इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द इलेक्ट्रोड विच लूज द इलेक्ट्रॉन, जो क्या करता है? लूज करता है इलेक्ट्रॉन, विच लूज द इलेक्ट्रॉन, लूज द इलेक्ट्रॉन। कब लूज करता है? जब हम इलेक्ट्रोड को डिप्ड करते हैं उसके सॉल्यूशन के अंदर। तो हम लिखेंगे विच लूज द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज केप्ट इन इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल हम किसे कहेंगे? वो इलेक्ट्रोड जो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो हम यहाँ पे जहां पे हमने लूज द इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, जहां पे हमने लूज लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे? वहां पे हम लिख देंगे गेन, और बाकी सब वर्डिंग क्या रहेगी? सेम रहेगी। यानी द इलेक्ट्रोड विच गेन द इलेक्ट्रॉन, जो क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। व्हेन इट इज केप्ट इन इट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब बात आती है इसके एग्जांपल की। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रोड है वो मेटल की है, ठीक है, मेटल की ही इलेक्ट्रोड होती है, और वो क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हमने लिख दिया एन पॉजिटिव, प्लस में ये इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर रही है? एन इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की बातें चल रही हैं, तो हमारे पास में Mn पॉजिटिव की कोई मेटल होगी, वो n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी और क्या बना लेगी? मेटल बना लेगी सॉलिड के केस में। इस तरीके से बन जाएगा भाई। तो अब इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करी जाती है, किस तरीके से इनको दर्शाया जाता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है और कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है। तो देखो हम ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो यहाँ पे मैंने ऑक्स लिख दिया, इससे आप समझ जाना कि ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बातें चल रही हैं। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए लिख के आप क्या लिख देना? मेटल एक बार लिख देना, और फिर स्लैश लगा के क्या लिख देना? Mn पॉजिटिव लिख देना, Mn पॉजिटिव। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे पता चला? कि देखो पहले हमारे पास में मेटल था, बाद में उसने n इलेक्ट्रॉन लूज करके Mn पॉजिटिव बन गया, तो बाद में n इलेक्ट्रॉन लूज करके Mn पॉजिटिव बन गया। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नोटेशन है किसकी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। सिमिलरली जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो नोटेशन होती है वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ERP, या तो आप इस तरीके से लिख दें, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। या आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पहले मेरे पास में क्या था? मेटल था N पॉजिटिव की फॉर्म में, देखो ये रहा, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए मेटल बन गया सॉलिड की फॉर्म में, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया मेटल। तो या अगर ये नोटेशन आ रही है तो आप समझ जाए रिडक्शन पोटेंशियल की है, ये है तो किसकी है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है। अब टर्म आ जाती है हमारी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर होना। अब स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? देखो अगर प्रेशर 1 बार हो, ठीक है, और टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर हो, और कंसंट्रेशन क्या हो? 1 मोलर हो। जब ये तीनों कंडीशन होती हैं तो उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर जो पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है, उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप इसे लिखेंगे किस तरीके से? आप लिखेंगे द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कब? 1 बार प्रेशर, एट 1 बार प्रेशर एंड एट फिक्स्ड टेम्परेचर, एट फिक्स्ड टेम्परेचर। जनरली कितना टेम्परेचर होता है फिक्स्ड भाई? 298 केल्विन, ठीक है, जनरली 298 केल्विन टेम्परेचर व्हेन, और कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की? 1 मोलर। एंड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इज
उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी इन कंडीशन के ऊपर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिमिलरली आपकी दोनों टर्म वो भी हो जाती हैं कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं SOP और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मैं लिख दे रहा हूं SRP। तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टू लूज द इलेक्ट्रॉन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब आपको स्टैंडर्ड कंडीशन तो पता चल ही चुकी है कौन कौन सी हैं, ये वाली आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, ठीक है। एट स्टैंडर्ड कंडीशन आर कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जहां पे मैंने लूज लिखा है वहां पे आप क्या लिख देंगे, अगर गेन लिख देंगे तो ये किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इनकी नोटेशन कैसे होती है भाई, तो देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है E0 ऑक्स के द्वारा, या फिर दूसरी टर्म जो मैंने बताई थी E0, पहले क्या होता है इस केस में मेटल होता है और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो Mn पॉजिटिव। इस फॉर्म में सिर्फ आप क्या लगा देते हैं, ऊपर नॉट लगा देते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। सिमिलरली इसकी नोटेशन कैसी होती है भाई, इसकी नोटेशन या तो आप E0 रिडक्शन लिख दें यहाँ पे, इससे भी वो समझ जाएगा, या फिर आप क्या करें, आप लिख दें E0, पहले मेटल किस फॉर्म में था, N पॉजिटिव की फॉर्म में, और फिर मेटल किस फॉर्म में बन गया, सॉलिड की फॉर्म में बन गया। तो ये इसकी क्या हो जाती है, नोटेशन हो जाती है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितनी भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो सारी की सारी हम रिडक्शन की फॉर्म में करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज निकालते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में निकालेंगे, और फिर बाद में हम क्या कर देंगे, माइनस का निशान लगा देंगे, तो किसकी वैल्यू बन जाएगी, ऑक्सीडेशन की। यानी हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो मेनली सेम ही होती हैं, बस फर्क होता है उनके साइंस का, एक पॉजिटिव में होगी तो दूसरी किस में हो जाती है, नेगेटिव में होती है। यानी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होती है, देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है मेनली पॉजिटिव में आती है, और जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो मेनली किस में आती है, नेगेटिव के अंदर। तो ये दोनों के बीच में क्या होता है, बस ये साइन का फर्क होता है, बाकी दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो रिडक्शन की फॉर्म में करने वाले हैं। और फिर अगर आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पूछ लेगा तो हम साइन क्या लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे। तो ये इसमें रिलेशन होती है जो कि आपने याद रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो नाम में क्या आ रहा है, नाम में आ रहा है फोर्स, लेकिन फोर्स जैसा इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। तो ऐसी जो क्वांटिटी होती हैं जिनका नाम कुछ होता है और काम कुछ होता है उन्हें कहा जाता है मिसनोमर। क्या कहा जाता है, ऐसी क्वांटिटीज को मिसनोमर कहा जाता है कि जिनके नाम कुछ होते हैं और काम कुछ होते हैं। जैसे कि इसमें फोर्स आ रहा है लेकिन फोर्स जैसा इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये मेनली क्या होता है, मेनली ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। जैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये भी क्या होता है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। किन किन के बीच का, कैथोड के और एनोड के बीच का। देखो जैसे हम कह दें कि ईएमएफ क्या है, ईएमएफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ई नॉट कैथोड, यानी कैथोड का जो पोटेंशियल होता है और जो एनोड का जो पोटेंशियल होता है उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो ईएमएफ कहलाता है। और ये कब कैलकुलेट किया जाता है, जब सेल वर्क नहीं कर रही होती है। ये कब कंसीडर किया जाता है, व्हेन सेल इज नॉट वर्किंग, व्हेन सेल इज नॉट वर्किंग। और सेल कब वर्क नहीं करती है, सेल तब वर्क नहीं करती है जब जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो इंटरनल पोटेंशियल के बराबर सप्लाई किया जाता है। जैसे हमने पिछली कंडीशन में भी पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, जब हम कन्वर्जन की बात कर रहे थे उस केस में, कि जो ई ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल होता है अगर वो किसके बराबर हो जाए, 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाए, तब सेल क्या कर देती थी, हमारा काम करना बंद कर देती थी। सेल क्या कर देगी, सेल स्टॉप्स वर्किंग, सेल स्टॉप्स वर्किंग। तो इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के ऊपर जो डिफरेंस निकाला जाता है कैथोड और एनोड के पोटेंशियल में, उसे कहा जाता है ईएमएफ। और सेल वर्क कब कर रही थी, सेल तब वर्क कर रही थी जब एक्सटर्नल पोटेंशियल आपका कम था, किससे, 1.1 वोल्टेज से। जब ये कंडीशन थी तब आपका सेल क्या कर रहा था, सेल आपका वर्क कर रहा था। और जब आपका सेल वर्क करता है उस केस में जो डिफरेंस निकलेगा, किसमें, जो डिफरेंस निकलेगा ई नॉट कैथोड के अंदर, ई नॉट
कैथोड के अंदर, और ई नॉट एनोड के अंदर जो डिफरेंस निकलेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, वो किसके बराबर आएगा? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बराबर आएगा, यानी ई नॉट सेल होगा वो। ठीक है, तो ई नॉट सेल कब कैलकुलेट किया जाता है? तब कैलकुलेट किया जाता है जब सेल क्या कर रही होती है? सेल वर्क कर रही होती है, सेल इज वर्किंग। तो जब सेल वर्क करेगी तब तो ई नॉट सेल कैलकुलेट किया जाता है, और जब सेल काम करना बंद कर देती है तब आपका कैलकुलेट किया जाता है ईएमएफ। ठीक है, तो मेनली यहां पे ये डिफरेंस ही होता है और कुछ नहीं होता है, फोर्स जैसी इसमें कोई चीज नहीं होती है। वैसे हम इसकी एक और डेफिनेशन याद करते हैं कि ये क्या होती है? ये टेंडेंसी होती है किसी भी सेल की, किसी भी सेल की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को पुश करती है वो किसके अंदर? एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। जैसे हम यहाँ पे इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे मैंने ये रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के द्वारा, ये मैंने बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो बैटरी है वो मैं दो केस के अंदर ले लेता हूँ। एक केस में तो मैंने ले ली 20 वोल्ट की बैटरी, और दूसरे केस के अंदर मैंने ले ली 10 वोल्ट की बैटरी। तो यहाँ पे कौन सी बैटरी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुश करेगी? कौन सी बैटरी करेगी भाई? जो 20 वोल्ट की बैटरी होगी वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टेंडेंसी के साथ में क्या करेगी? मोर टेंडेंसी के साथ में पुश करेगी इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? यही क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है कि उसकी टेंडेंसी होती है कि किस स्पीड से उसे क्या करती है? पुश करती है इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। यही होता है आपका ईएमएफ। अब हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बताना है आपने ईएमएफ के अंदर और सेल पोटेंशियल के अंदर, तो वो देख लेते हैं किस तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल में आपने क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। जैसा कि हमने बताया कि ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ मेनली पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैथोड का और एनोड का। ठीक है, कब होता है? जब सेल काम नहीं कर रही होती है। लेकिन सेल पोटेंशियल क्या होता है? ये भी डिफरेंस होता है, कैथोड का और एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन कब होता है? जब सेल काम कर रही होती है। तो यही बात हमने लिख रखी है कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है किनका? बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन नो करंट इज फ्लो, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है। लेकिन ये क्या होता है? बाकी लाइनें सेम है, सिर्फ आपने क्या लिखना है? व्हेन सेल इज वर्किंग। ये कब होता है? जब सेल काम कर रही होती है। सेकंड आपका क्या है? सेकंड में कह रहा है कि इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज। ये क्या होती है? मैक्सिमम वोल्टेज होती है दैट ए सेल कैन डिलीवर, जितनी की सेल डिलीवर कर सकती है ये मैक्सिमम होती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती वो। ठीक है, और ये क्या होता है? सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल हमेशा ही जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उससे कम होता है, तो वही लिख रखा है कि सेल पोटेंशियल इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। ये हमेशा ही क्या होता है? कम होता है ईएमएफ से। थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है कि इट इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये किसकी मदद से मेजर किया जाता है? पोटेंशियोमीटर की मदद से मेजर किया जाता है, लेकिन सेल पोटेंशियल वोल्टमीटर की मदद से मेजर किया जाता है। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 3। आशा है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।